दोस्तों एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड काफ़ी यूनिक होने जा रहा है। इसमें हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऑडियो पॉडकास्ट एक एस्पिरेंट के साथ, जिन्होंने ना सिर्फ पटवारी के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया बल्कि पटवारी के एग्ज़ाम में रैंक 14 हासिल किया। मैं बात कर रहा हूं बशारत भाई की। उन्होंने ना सिर्फ पटवारी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया बल्कि जेकेपीएसआई का रिटर्न भी क्वालिफाई किया था, लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो चलिए बशारत भाई से सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। हेलो बशारत भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सबसे पहले आप हमारे यहाँ जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं हमारे यूट्यूब के, तो आप सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन दें और मैं चाहूंगा कि आप व्यूवर्स को ये बताएं कि आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है। ये मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, ये आप खुद कहेंगे, और आपका रैंक क्या है। पहले पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं, तो बताइए जी प्लीज। मेरा नाम बशारत है और जी। मैंने बेसिकली इंजीनियरिंग की है, बीटेक इन सिविल और फिर उसके बाद एमटेक इन ओके। ट्रांसपोर्टेशन। तो उसके बाद मैं ओके। पीएचडी करने चला गया था। तो वहाँ पे 1-1.5 साल लगा के मुझे लगा कि मुझे जॉब की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि पीएचडी के बाद भी इंसान को 1-2 साल लग ही जाते हैं किसी न किसी मुकाम पर तक पहुँचने के लिए। बहुत अच्छा। जी। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो आईएएस कर रहे थे, केएएस कर रहे थे, क्वालिफाई हो रहा था उनका। तो मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। तो ओके। 2021 में मैंने स्टार्ट किया था। मेरा पहला एग्ज़ाम जो था वो क्लास 4th का था। ओके। ओके। तो क्लास 4th मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद मैं जेके पीएसआई की तरफ गया, वो भी मैंने क्वालिफाई किया। दोनों जेके पीएसआई मैंने क्वालिफाई किए। तो जी। लेकिन मेरा फिजिकल नहीं हो पाया, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ता था, ओह। तो ओवरवेट था हल्का सा। तो वहाँ पे कुछ सेकंड्स की वजह से मैं रह गया था, 34 सेकंड, ओके। 32 सेकंड्स। तो ओके। उसके बाद मैं पटवारी की तरफ लग गया। तो पटवारी में पहले उर्दू क्वालिफाई किया। तो पहला ओके। पेपर जो सबको पता है। तो उसके बाद फिर सेकंड पेपर इसका जनरल स्टडीज था, जो जनरल ठीक। सिलेबस था। तो फिर वो उसके बाद वो क्वालिफाई हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम्म। 14th रैंक है मेरी इस टाइम पटवारी में। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आपको द एग्जाम काउंसलर की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक थैंक यू थैंक यू। इतना अच्छा रैंक पाने के लिए। और आपको काफी लंबी जर्नी रही है आपकी, काफी ऐसा लगता है कि काफी स्ट्रगलिंग जर्नी रही है आपकी बशरत भाई। बहुत कुछ आपसे पूछना है, बहुत कुछ आपसे जानना है, in order to spread your message to the subscribers, to the listeners। ठीक है, उन तक ये बेसिकली बशारत भाई, हमने मतलब हम ये नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे पिछले 3 4 5 साल से पढ़ रहे हैं, बट स्टिल वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके हवाले जी से जी। भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभी आप मुझे बताइए बशारत भाई, अ, आपने जेकेपीएसआई का दिया, आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में अपियर नहीं हुए? जी हाँ, हुआ था मैं जेके फाइनेंस, हम्म। उसमें मेरे 83 थे। तो लेकिन ओके। मैं कुछ पॉइंट्स की वजह से रह गया था उसमें। 83 पॉइंट्स थे मेरे। ओके। तो शायद ओके। उसमें उस टाइम 88 के 89 कुछ ऐसा ही कट हुआ था ऊपर मेरिट का, कि 90 कुछ ऐसा ही हुआ था कट। तो मेरे 5 खास ठीक। पॉइंट्स रह गए थे। उसके बाद मैंने अपने कुछ वीक एरियाज आइडेंटिफाई किए, जैसे कि रीजनिंग थी। ओके। हम्म। तो रीजनिंग में मुझे लगा कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो फिर मैंने रीजनिंग में थोड़ा एफर्ट और लगाया, थोड़ा यूट्यूब से भी देखा, कुछ कोर्सेज हम्म। भी लिए और रीजनिंग को हम्म। स्ट्रॉन्ग किया। और उसी रीजनिंग ने मुझे लगता है कि पटवारी में मुझे एक एज दी, क्योंकि रीजनिंग में मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो ओके। उसी से मुझे थोड़ा एज मिला। वही 2-4 मार्क्स का ही खेल होता है सारा। या तो आपके ओके। मार्क्स 2-4 मार्क्स 5 मार्क्स फेवर में आ जाते हैं, आप इन हो हम्म। जाते हो। और या तो हम्म। फेवर में नहीं आते, जैसे कि मेरा वेटनरी फार्मासिस्ट में भी 2-4 मार्क्स से रह गया था। तो ओके। उस टाइम भी मैं थोड़ा मतलब वो नर्वस हो गया था एग्जाम के दौरान, क्योंकि वहाँ पे जो ओके। मैथ सेक्शन था, बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बावजूद भी मुझे मैथ सेक्शन लगा कि काफ़ी टफ था। तो ओके। उसकी वजह से थोड़ा नर्वस हो गया, और जिसकी वजह से वेटनरी फार्मासिस्ट का भी रह गया था 2-3 मार्क्स का, 2-4 मार्क्स से। ठीक ठीक ठीक। जी जी। तो और जो अ, स्ट्रगल है, हम्म। स्ट्रगल तो हर किसी को करनी पड़ेगी। आप जो हम्म। है पहले एग्जाम देने जाओगे, आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे। ये पॉसिबल ही हाँ। नहीं है कि आप यहाँ से एग्जाम देने जाओगे और आप फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक या आप कहीं नजर भी आओगे, हजारों में आपकी रैंक आएगी। तो बेसिकली ओके। आपको करना क्या है, हर किसी एग्जाम के बाद आपको खुद को मतलब सेल्फ
एनालिसिस आपने करनी है, और उसमें आपको करना क्या है, आपने देखना है कि आपके वीक एरियाज कौन है, और अपने वीक एरियाज को आपने सुधारने की कोशिश करनी है। जैसे कि आपने एक एग्जाम दिया, आपको लगा इंग्लिश अच्छे से नहीं हो रहा है, या आपके सारे सब्जेक्ट्स वीक है, आप एक एक सब्जेक्ट, या आप ट्राई करिए कि सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप सारे सब्जेक्ट एक बार ही स्ट्रांग कर लो। वीक पॉइंट कहीं ना कहीं रह जाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, आपको मतलब डे बाय डे आपको आप में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। जो आप कल थे, आपको नेक्स्ट डे आपको उससे बेहतर बनना है। तो दैट्स इट। और एग्जाम के बीच में मैंने जैसे वेटरनरी फार्मेसी दिया था, उसमें मुझे लगा कि रीजनिंग के 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। तो वेटरनरी फार्मासिस्ट में मुझे लगा कि मेरे 2 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे। मैंने फिर रीजनिंग फिर से उठाई, फिर से रीजनिंग मैंने सीखी, और इसमें जो है बेसिकली रीजनिंग जो मैंने सीखी है वो SSS की क्लास है, सुमित सर जो है, सुमित पुरी, हाँ, उन्होंने जो है बेसिकली रीजनिंग जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई है। तो और रीजनिंग में मुझे लगता है अगर कोई लड़का जो है यहाँ पे जिसको रीजनिंग नहीं आती है, खासकर ये जो स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, पेपर कटिंग, वो जो बहुत सारी ये जो मतलब जो अब मतलब ट्रेंड मैट्रिक्स, कुछ ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो इंसान ने पहले सुनी नहीं थी। हमारे लिए रीजनिंग खाली डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग हुआ करती थी। तो सुमित पुरी ने जो है बेसिकली मतलब इन डेप्थ जो कवर किया हुआ है वो रीजनिंग पोर्शन, आप वहां से अगर रीजनिंग पोर्शन करोगे तो इंशाल्लाह आपकी रीजनिंग में आपको एक एज मिलेगा। तो बशारत भाई, मुझे ये चीज बताइए आप कि आपकी ग्रेजुएशन किस साल हुई थी? मेरी ग्रेजुएशन 2017 में हुई थी, बीटेक मैंने किया था इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मेरी पीजी हुई थी वो 2020 मतलब स्टार्टिंग में कंप्लीट हो गया था। तो 2020 के बाद मैं चला गया था पीएचडी करने, वहां पे मैंने 1.5 साल लगाया। जी हाँ, तो वहाँ पे पीएचडी कोर्स वो कंप्लीट। जी जी। तो आप मुझे बताएं, आपने सिविल्स की तरफ मतलब ट्राई नहीं किया? जेकेएस या यूपीएससी की तरफ आपने अटेम्प्ट नहीं किया? नहीं, अभी मैंने सिविल्स की तरफ जो है ट्राई नहीं किया था। मैं जो बेसिकली सोच रहा था पहले कोई अगर मतलब हल्का फुल्का ही जॉब मिल जाए तो उसके बाद एक बूस्ट मिल जाता है इंसान को, उसके बाद अगर इंसान प्रिपेयर भी करेगा, क्योंकि सिविल्स निकालना उतना आसान भी नहीं होता, उसमें जो है बहुत सारी मेहनत लगती है, और कुछ लोग कोचिंग भी करने जाते हैं दिल्ली उधर इधर, तो उनका एक एज रहता ही रहता है। देखिए मैंने होम स्टडी किया हुआ है। वो टाइम मांगती है, सिविल्स आपको टाइम मांगती है। हाँ, टाइम मांगती है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो अब आपके हिसाब से, जैसे आपने कहा कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को इम्प्रूव करना होता है बशर पे, तो आप मुझे बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा गुमान रहता है कि भाई नहीं, इंग्लिश मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से आती है, मैं क्योंकि मैं फ्लंटली बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक फ्लंटली इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, एंड मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, तो दैट मीन्स कि मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन रहती है एस्पिरेंट्स में कि भाई नहीं, मुझे बोलनी आती है तो मैं ग्रामर में भी इतना ही अच्छा कर पाऊंगा, बट फिर ग्रामर में वो बहुत ज्यादा लैग करते हैं। तो बशारत भाई, आप एस्पिरेंट्स को बताएं कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर पे आप कितने वीक थे, फिर आपने कैसे उस पे वर्क किया, और किस तरह से आपने इम्प्रूव किया, और क्या क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे अपनी तरफ से? बेसिकली जब मैंने VLW का एग्जाम दिया था तो उसमें मैं बेसिकली इंग्लिश की वजह से मैं ड्रॉप हुआ था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे लगता था मुझे इंग्लिश सारी आती है, इंग्लिश तो मुझे गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ही सारी अभी तक जो है स्टडीज चलती आ रही है, और इंग्लिश पे थोड़ा बहुत होल्ड भी था। लेकिन VLW का पेपर देने के बाद मुझे लगा कि ये इंग्लिश भी अब ट्रिकी आने लगी है, तो इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। उसके बाद मैंने जो है ये जो एक मैम है, तवलीन मैम, ये कुछ मुझे लगता है आफाक सर जो है उनके साथ वो पढ़ाती है, उनके साथ मतलब वो इंग्लिश पढ़ाती है, कोर्स जो है इंग्लिश का वो कराती है, तवलीन कौर है शायद उनका नाम, मैं अच्छे से रिमेम्बर नहीं कर रहा हूँ। तो उनने 25 लेक्चर दिए थे इस पे, आफाक सर के ये इनकी जो ऐप आती है उस पे उसने 25 लेक्चर दिए थे। तो एक तो मैंने वो 25 लेक्चर अच्छे से कवर किए, और एस की एक इंग्लिश बुक आती है, अड्डा 24/7 इंग्लिश की,
तो एक तो मैंने ओके। वो की थी पूरी, और वो तवलीन कोर्स से भी मैंने पढ़ा था मैम से। और फिर मैंने जो क्लॉजेस थे, क्लॉजेस में मुझे तवलीन कोर्स जो मैम थी उनका जो क्लॉजेस मुझे पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, उन्हें पढ़ाया अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं कहीं लैग कर रहा हूँ क्लॉजेस में। तो फिर मैंने वो ओके। यूट्यूब पे चैनल खोली, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम राइट नाउ। तो खाली मैंने हाँ। उनसे क्लॉजेस सीखा है। ओके। तो क्लॉजेस मैंने यूट्यूब से सीखा है, तो बाकी जो है सारा मैंने तवलीन मैम से ही पढ़ा है, ओके। इंग्लिश। तो ये इंग्लिश का, ये रहा इंग्लिश का। जैसे आपने कहा जी क्लॉजेस का आपको समझ नहीं आया, तो क्लॉजेस के लिए आपने कोई और सोर्स यूज किया। बट यहाँ जी जी पे मैं भी अपनी तरफ से अगर सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा एस्पिरेंट्स को कि देखो, बशरत भाई, जो सीजीएल का एग्जाम होता है, सीजीएल की जो तैयारी करती हैं उनमें से टॉप रेप्यूटेड ऑल इंडिया लेवल की टीचर है, जैसे नीतू सिंह मैम है, रानी मैम जी जी है, जी जी उसके बाद राजेंद्र धनखड़ सर हैं। जी जी ये कुछ टॉप ऐसे टीचर्स हैं जो काफी अच्छा और काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे पढ़ाते हैं, और इनके फ्री लेक्चर्स भी आपको बच्चों को यूट्यूब पे मिल सकते हैं। ठीक है, ये जी रहा जी। आपका इंग्लिश के बारे में। एज नाउ एज ट्वेंटी कमिंग टू फोर द, ये जो अड्डा 24/7 है सर, हाँ वो भी हाँ अगर हाँ हाँ एक बच्चा कंसल्ट हाँ, करे तो अड्डा 24/7 की पब्लिकेशंस आती है इंग्लिश वो के भी लिए, वो मुझे लगता है मस्ट है, मस्ट है, वो होनी बिल्कुल, चाहिए। वो भी जी अच्छा जी है, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी उसके बाद बात करते हैं आपका, सिंस आपके पटवारी में मैथ्स नहीं था, बट स्टिल बशारत भाई, देखो मैं भी एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ। मैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता था, मेरे जी दिमाग में भी ये मिसकंसेप्शन थी कि ना, मैं इंजीनियर हूँ भाई, मेरे को मैथ्स बहुत अच्छे से आती है। बट जी जी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने मैथ्स पे काम किया, मैंने रीजनिंग पे काम किया, मेहनत की, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की, एंड आफ्टर दैट थैंकफुली आई एम इनटू अ गवर्नमेंट जॉब। अब ये है, जी कहने का मतलब ये है कि आप एज एन इंजीनियर मैथ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इसको आप कैसे देखते हो? लाइक आप सजेस्ट क्या करना चाहोगे एक बिगिनर को, कि क्या अगर कोई चीजें आपको बिगनर करनी है, है, क्या? जी जी, बेसिकली हम्म। अगर कोई बिगनर है, उसको पहले मतलब जो स्टार्ट उसको करना चाहिए स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, या स्क्वायर और क्यूब से हाँ, बेसिकली। तो ये बेसिक से। कहीं से भी वो सीख सकता है, स्क्वायर कैसे निकालने हैं, क्यूब्स कैसे निकालने हैं, रूट्स कैसे निकालने हैं, क्यूब रूट्स कैसे निकालने हैं। ये तो छोटा मतलब बेसिक है। वेरी बेसिक है, उसके वेरी बाद उसको बेसिक। जाना और चाहिए। टेबल्स, और जी जी, टेबल्स। टेबल्स टेबल्स, हाँ वो तो है ही, वो तो आ ही जाते हैं बिल्कुल लगभग। और बिल्कुल जो बिल्कुल। स्क्वायर्स है, कम से कम 20 तक या 20-30 तक स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए, क्योंकि उससे मदद मिलती है आपको नंबर सीरीज में भी। क्यूब्स भी होने चाहिए, ओके। 10-20 तक याद होने चाहिए, क्योंकि नंबर सीरीज जो होती है, कभी कभी आपको रीजनिंग में भी कोई नंबर सीरीज मिल जाती है, उसमें क्यूब्स का या स्क्वायर्स का कंसेप्ट लगता है। तो बिल्कुल। स्क्वायर्स और क्यूब्स अगर इंसान को याद रहते हैं, तो वो बेसिकली एक एज देते हैं नंबर सीरीज के टाइम पे जब वो रीजनिंग में आते हैं। दूसरी बात यह है कि तो उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए, ये तो बेसिक है। उसके बाद हम्म। आपको जाना चाहिए रेशियो प्रपोर्शन पे, क्योंकि जो मैथ बेसिकली दो तरह से इंसान सीखता है। ये तो बेसिकली जो है, जो जैसे चलता आ रहा है, जैसे हम सपोज करते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, वैसे आपको नहीं जाना है, आपको रेशियो प्रपोर्शन ही सारा मैथ करना है। बिल्कुल रेशियो बिल्कुल। प्रपोर्शन में आपको जाना है, पहले आपको रेशियो प्रपोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना है। रेशियो हम्म। प्रपोर्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, आपका 90% मैथ हो गया क्लियर। आपने रेशियो ठीक। प्रपोर्शन पे एक होल्ड बनाना है। और हम्म। मैं सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से, एक हम्म। टीचर जो है वकील इस्लाम से मैंने बेसिकली बहुत मैथ सीखा है, यूट्यूब पे आता है वो, हाँ। वकील इस्लाम, वो एनआईटी से शायद बीटेक ग्रेजुएट है वो भी। तो लेकिन उनसे मैं जो उन्होंने कम से कम 20-21 लेक्चर उन्होंने यूट्यूब पे दिए हुए हैं। तो आप ओके। अगर वकील, उनका आना थोड़ा मतलब उनकी लेवल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए। एक बार ओके। आपका बेसिक ओके। क्लियर हो गया, आप वकील सर के आपने लेक्चर क्लियर हो गए, मुझे नहीं लगता मैथ में आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा, वो किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी टॉपिक से हो, डिस्काउंट ओके। से हो, प्रॉफिट लॉस से हो, या किसी भी चीज से हो, सिंप्लीफिकेशन से हो, एजेस से क्वेश्चन हो, एल्जेब्रा ओके। से हो, किसी भी चीज, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हो, वकील इस्लाम आई थिंक इज द बेस्ट टीचर मेरे ख्याल में, मेरे नजदीक, क्योंकि उस रेशियो ओके। प्रपोर्शन से वही पढ़ा रहे हैं इस टाइम यूट्यूब पे। ओके। बाकी ओके। टीचर भी पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि क्रिटिसाइज करता किसी टीचर को, लेकिन हाँ हाँ। जो एक क्रैक्स होता है ना, एक और क्रैक्स, बस एक जो कश्मीरी के आपने लिए क्रैक्स पढ़ा है चाहिए। आपके जी, हिसाब से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से वो बेटर है, किसी के हिसाब से कोई ओके। और हो सकता है। ओके बिल्कुल। ठीक। तो ये रहा मैथ्स के बारे में। उसके बाद आते जी हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर के बारे में बताइए, क्योंकि कंप्यूटर से भी बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन रहती है। तो
मुझे कंप्यूटर के लगता है बारे में कि क्या सजेस्ट करेंगे कंप्यूटर आप? कंप्यूटर के लिए मेरे नज़दीक जो है सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो आफाक सर है। ओके ओके। सर एक मिनट, मुझे यहाँ पे अजान हो रही है, एक मिनट हम पॉज कर हाँ, सकते हैं होल्ड कर इसको? सकते हैं, होल्ड। सो आपने यानी कि जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाई है। तो जी जी अब जी आप मुझे ये बताइए कि जीके के लिए आपने क्या सोर्सेज यूज किए। जीके में भी आप सब्जेक्ट वाइज बताइएगा, एक जी जी। पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए, एनवायरमेंट के लिए। सिंस आपने जेके पीएसआई भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मैं जी जी उसी की उसके उसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये चीज पूछ रहा हूं मैं कि अ, आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन मतलब लाइक जीके के जो अलग, अगर स्पेसिफिकली मैं जीके की बात करूं तो अ, आपने क्या क्या कैसे कैसे क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, जरा मुझे बताइएगा। सर पहले तो जो कंप्यूटर की बात है वो रह गई थी हल्की सी, तो उसके लिए आप एक हाँ। अरिहंत की बुक आती है हल्की, वो छोटी बुक है, वो आप ले सकते हो। और दूसरा आप, मुझे लगता है कि आफाक सर के नोट्स को कंसल्ट कर सकते हो, या आफाक सर का ही आप कोर्स परचेज करो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो थोड़ा उसमें टाइम लग जाएगा लेकिन बेनिफिशियल वो बहुत है आफाक सर का लेक्चर। दूसरी बात ओके है जीके की। जनरल नॉलेज में जो है करंट अफेयर जो है, मैंने देवाशीष अवस्थी जो है, बेसिकली देवाशीष अवस्थी यूट्यूब पे वो फ्री में करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता है। और ओके आप उनसे अगर परचेज भी करते हो, उसमें भी मिनिमम चार्जेस है, तो आपको गूगल ड्राइव में जो है बेसिकली आपको सब कुछ मिल ही जाता है, उनके जो प्रिंट आउट्स आप निकाल सकते हो फिर। और ओके दूसरी बात रही हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए तो सबसे बेस्ट तो वैसे स्पेक्ट्रम ही है। अगर किसी के पास टाइम कम है तो वो तरुण गोयल के पास ही तरुण गोयल से ही काम चला सकता है। ओके मेरी जो पहली रिकमेंडेशन वो स्पेक्ट्रम है। तो दूसरी जो है आप तरुण गोयल को के लिए भी जा सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। और तीसरा जो है एक यूट्यूब पे अंकुश मैम है, ये ट्रिपल एस क्लासेस की यूट्यूब पे अंकुश मैम है वहाँ पे। तो उन्होंने जो है बेसिकली सिंप्लीफाई करके जो है पढ़ाई हुई है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ओके तो ओके एंशंट मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी, एंशंट मैंने ऊपर ऊपर से ही पढ़ी है, तरुण गोयल से ही पढ़ी है मैंने एंशंट सारी। तो एंशंट का ज़्यादा ये वेटेज भी नहीं होता, मार्क्स भी ज़्यादा नहीं आते। तो जो हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री वो आपको बिल्कुल ही एकदम से अच्छे से क्लियर करनी है, क्योंकि उसमें कहीं से भी ओके आपको क्वेश्चन दे देंगे। और फिर रही बात जियोग्राफी की। ओके जियोग्राफी में मैंने बेसिकली लाई थी महेश कुमार बर्नवाल सर की एक बुक, तो जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी वो बुक आती है। और दूसरा उसमें पूरी एनसीईआरटीज आपकी कवर हो जाती है। दूसरा जो है एक जहांगीर सर है, तो उनसे मैंने ऑनलाइन जो है ये पढ़ा है, जो इंडियन जियोग्राफी है वो हल्की फुल्की पढ़ी है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो है आपका परचम क्लासेस यूट्यूब से। अगर ओके आपको कुछ नहीं आता, परचम क्लासेस, परचम। तो ओके। बेसिकली अगर आपको जियोग्राफी में जीरो नॉलेज है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो बिगिनर्स के लिए। ऋचा तो मैम, परचम हाँ क्लासेस हाँ, की परचम ऋचा मैम। क्लासेस वो रिचा मैम जो पढ़ाती है, जी जी। ओके आई ओके। थिंक बेस से स्टार्ट करना है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो मैंने खुद वहाँ से पढ़ा है। ऑलराइट। हम्म। जी जी। और फिर मैंने एक जीसी लियोंग की बुक लाई थी, और शंकर फिजिकल आई एस ज्योग्राफी के एनवार। लिए। हाँ जी जी जी। हाँ हाँ। फिजिकल एंड सर्टिफिकेट जियोग्राफी और लाई थी ये शंकर आई एस एनवायरमेंट, जो बेसिकली टचिंग रहता है जियोग्राफी के साथ ही। अगर आप रिचा मैम के सोर्सेज कंसल्ट कर सकते हो, आपके जो छोटे मोटे एग्जाम है वो सारे कवर हो जाएंगे वहाँ से। ग्रेट और ग्रेट ग्रेट। ओके। उसके बाद रही हिस्ट्री भी होगी, जियोग्राफी भी होगी, करंट अफेयर्स भी हो गए। तो उसके बाद है क्वालिटी। पॉलिटी। पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत ही है। पॉलिटी का तो कोई मतलब दूसरा सोर्स मुझे नहीं लगता आपको कंसल्ट करना चाहिए। आप हम्म। लक्ष्मीकांत पे जाओ। और लक्ष्मीकांत जो है बेसिकली जो आफाक सर ने पढ़ाई हुई है वो पूरी, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो और साथ साथ में आफाक सर के लेक्चर भी देखते हो पॉलिटी के, तो मुझे लगता है आपका जो पॉलिटी का ये है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ओके तो पॉलिटी में ओके। फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आफाक सर ने वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है। मुझे लगता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आफाक सर का तो मुझे लगता है वो पॉलिटी ही है। ठीक ठीक ठीक। जी जी, पॉलिटी आप आंखें बंद करके आप आफाक सर के
मतलब उनका जो कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हो। ओके। और उसके बाद पॉलिटी के बाद मुझे लगता है इतना जीके में इतना ही आता है। एनवायरनमेंट में ओके। शंकर आईएएस आप बुक लीजिए, बस उतना काफ़ी रहेगा। ओके। ओके, गुड। तो ये रही स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज। और अब आप मुझे बताइए, मॉक टेस्ट का क्या रोल है आपके हिसाब से? अ, आपको क्या लगता है मॉक टेस्ट से क्या, मतलब क्या है रोल, क्या है मॉक टेस्ट का आपकी प्रिपरेशन में? देखिए सर, एक्चुअली हर किसी की अलग अलग स्ट्रेटजी रहती है, और मेरी स्ट्रेटजी यही रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाऊँ। तो ओके। जितना मैं ज़्यादा रिवाइज कर पाऊँ, मतलब उतना मुझे लगता है कि मैं एग्ज़ाम में बेटर कर पाता हूँ। तो और जो ओके। लास्ट के ये 10 15 20 दिन होते हैं, तो इन दिनों आप कोई मॉक मत दीजिए। लास्ट के ओके। 1 महीने में भी आप कोई मॉक मत दीजिए। लास्ट के 1 महीने में आप फुली कंसंट्रेट कीजिए रिवीजन पे। जितना आप रिवाइज कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर है। अगर आप 3 4 मिनिमम आप 3 4 रिवीजन करके जाइए, आप देखिए आपके जो मार्क्स है वो 5 10 तो बढ़ ही जाएंगे आराम से। तो ओके। मॉक में जो है, मॉक अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो, आप इन डेप्थ पढ़ रहे हो, तो उसके बाद आपको मॉक देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, जैसे एग्जाम के लिए भी 3 महीने बचे हैं, तो मुझे लगता है अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आपको खाली रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। ये मेरी स्ट्रेटजी में, मतलब अपने एंगल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉक में कुछ अलग चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ आसान भी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता। देखिए, जैसे हम अभी पटवारी के लिए प्रिपेयर करके गए थे, मैंने जो है हम्म। जेके की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ी थी, इंडियन हम्म। हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा पढ़ी थी। वहाँ पे आया गया, मतलब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। हम्म। जो वहाँ पे जियोग्राफी का, इन्होंने बहुत हिस्ट्री कम करी थी मॉडर्न भी पटवारी के पेपर में। ठीक ठीक और ठीक। वहाँ पे जो ज्योग्राफी का उन्होंने टच किया था एनवायरनमेंट के साथ, आप खुद देखिए। मतलब एक बंदा अगर कोई आईएएस भी होगा, क्वालिफाई किया होगा, मेंस भी किया होगा, लेकिन कहीं ना हम्म। कहीं वो भी इन जो है जियोग्राफी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में फंस ही जाता, ओके। क्योंकि एक एक ऑप्शन के पास, मतलब एक एक क्वेश्चन में 4 4 ऑप्शन दे रखे थे, और 4 4 ऑप्शन को फिर ऊपर से मिलाना था। मतलब अच्छा। मतलब ये ठीक। स्ट्रेटजिक पेपर था ये। कोई बहुत आराम से फुर्सत से इन्होंने पेपर बनाया था, हम्म। जो पटवारी का पेपर था। तो ठीक मॉक ठीक। उन्हीं को देना चाहिए जिनके पास टाइम है, काफ़ी अवेलेबल है। मुझे लगता है कि ज़्यादा फोकस आपको रिवीजन पे ही करना, रिवीजन पे ही फोकस करिए, क्योंकि मॉक जो है बेसिकली एक इनकम का जरिया भी है टीचर्स के लिए। मॉक टेस्ट भेजते हैं, ओके। उनको इनकम हो जाती है, लेकिन वहाँ पे जो कुछ और ही, एग्जाम में कुछ और ही आता है। ओके। ओके। सो तो ये रहा आपकी स्ट्रेटेजी और आपके पूरे एग्जाम के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। एक बार फिर से आपको मुबारक, बहुत बहुत मुबारक देते हैं बशारत भाई। आपका जो आगे की जर्नी है उसके लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो थैंक यू सर। बाकी आखिर में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, मतलब इन शॉर्ट, सोर्सेज को छोड़ के ओवरऑल ओवरऑल क्या सजेस्ट करेंगे आप एस्पिरेंट्स को, और स्पेशली स्पेशली उन लोगों को जिनका एग्जाम पिछले पिछले 4 5 साल से कोई क्वालिफाई हो ही नहीं रहा है, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, डिस्पाइट यू नो वर्किंग डे नाइट। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मुझे मतलब जो मैंने फील किया हुआ है कि इंसान जब फेलियर, एक फेलियर होता है इंसान लो फील करता है, दूसरा फेलियर होता है इंसान उससे ज़्यादा लो फील करता है। कहीं ना कहीं पे इंसान जो है 5 6 7 एग्जाम देने के बाद टूट ही जाता है, लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी कि मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हिम्मत हाँ। नहीं हारनी चाहिए। जैसे मैंने भी ओके। मतलब हिम्मत नहीं हारी, मैंने भी फेलियर्स देखे हैं, बहुत सारे हम्म। फेलियर देखे। लेकिन जो बंदा बेसिकली हिम्मत हार जाता है ना, असल में फेलियर उसी को कहेंगे जो हिम्मत हार जाता है। जो ओके। बेसिकली फेल होता है एक एग्जाम में, वो एक लैडर जो है, एक सीढ़ी की का एक स्टेप वो क्रॉस कर पाता है उससे, क्योंकि उसको समझ ठीक आ जाती है मेरी वीक एरियाज क्या है, मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो फेलियर को भी आप एक ठीक। पॉजिटिव स्टेप में लीजिए। अगर कोई बंदा इस टाइम 5 मार्क्स से रह जाता है, तो कम से कम हम्म। वो एनालिसिस करे कि अगर मेरे 5 5 नंबर रह रहे हैं, 4 4 नंबर रह रहे हैं, मेरा वीक सब्जेक्ट कौन है, उस पर आप फोकस करिए ज़्यादा, उस पर हम्म। ज़्यादा फोकस करिए। तो ठीक और ठीक। हिम्मत ना हारे, बेसिकली ये सब जो है मतलब माइंड गेम है, आपको हिम्मत नहीं हारनी पड़ती, क्योंकि कंडीशन किसी के भी मतलब उतने अच्छे नहीं होते पढ़ने के दौरान। जब आप एक मतलब एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, कहीं ना कहीं पे उसको एक मेंटल प्रेशर रहता ही है। घर वालों हम्म। का प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, रिश्तेदारों का हम्म। प्रेशर होता है। हम्म। मतलब एक जो है इंसान एक कंजस्टेड वे में फील करता है। आप क्या करें,
हाँ। बोलते हैं ना, मतलब वहां से भी प्रेशर, या घर वालों से भी प्रेशर, और दोस्तों से भी प्रेशर, रिश्तेदारों से भी प्रेशर, ओके ओके। एक एंजाइटी सी पैदा हो जाती है, सोशल एंजाइटी हो जाती है इंसान को। लेकिन जो है, हाँ इन सब चीजों से आपको उठना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस की हाँ। तरफ जाओगे। दिस इज द ठीक। थिंग। और खुश रहे, खुशी खुशी पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप मतलब दुखी भी हो अंदर से, यार एग्जाम नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप खुशी खुशी से है जो है एग्जाम देने की, मतलब प्रिपरेशन करने की कोशिश करें, और एंजाइटी को दूर करें, मतलब अपनी जिंदगी से टेंशन को दूर करें, और फ्री माइंड होके पढ़े। ठीक ठीक ठीक। बशर्ते जी एक जी सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, तो बेहतर है कि मैं आपसे पूछ ही लूं। अ, मुझे ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि मतलब अगर किसी को लाइक ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं या होना चाहते हैं, तो उसके लिए तो भाई फेलियर्स, जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आपको अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आप अपने वीक एरियाज। जी जी बट मुझे एक चीज बताए बशारत भाई, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक लड़की है, जी शी इज प्रिपेयरिंग फॉर, मान लीजिए किसी भी जेकेएसएसबी के आने वाले एग्जाम के लिए, मान लीजिए नाइट तहसीलदार के लिए, एनटी के लिए फॉर एग्जांपल। जी वो एक बच्ची है, उसके पास फाइनल अपॉर्चुनिटी है, उसको घर वालों ने कहा है कि आपके लिए ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, आपको हम आने वाले 6 से 8 महीने दे रहे हैं। अगर आप 6 से 8 महीनों में कोई एग्जाम क्वालिफाई करती हैं तो ठीक है, अगर नहीं करती हैं 8 महीने के बाद हम आपकी शादी कर देंगे। अब उस वैसी बच्ची बशरत भाई, उस वैसी बच्ची के लिए ऑप्शन ये नहीं होगा कि वो बहुत सारे एग्जाम देगी और उसके बाद वो उनसे गलतियां सीखेगी और उसके बाद फिर वो एनटी का पेपर देगी। तो अब क्योंकि ये तो काफ़ी ऑब्वियस है, ये आपको भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है और मुझे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि जब तक आप टेस्ट ना दें, जब तक आप एग्ज़ाम ना दें, तब तक आपको जब तक आप फेल ना करें किसी चीज़ में, तब तक आप अपने वीक एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब वैसी जी बच्ची को अगर एक ही चांस है मेरे भाई, तो उस वैसी बच्ची को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि कि कहाँ से वो अपने उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करेगी, कैसे वो उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करेगी? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अपनी तरफ से? बेसिकली उनको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, जो मैंने आपको सोर्सेज यहाँ पे फोन पे दे रखे हैं। हाँ। आप जो है, अगर आपके पास ये खाली 8 महीने हैं, आप इन हुँ। सोर्सेज पे लग जाइए। आपको अगर आप 2 3 4 रिवीजन इन सोर्सेज का कर पाते हो हाँ, 8 महीनों में या 9 महीनों में, आप मान के हाँ। चलो कि आपकी सिलेक्शन हो ही जाएगी इंशाल्लाह। अगर हुँ। आपके पास थोड़ी सी भी विल पावर हो, अगर आप कुछ करना ओके, चाहते हो, तो आप ओके। स्टडी सिंसियर स्टडी कीजिए। आप जो है अपना मोबाइल फ़ोन साइड में करिए। सुबह हुँ, अगर आप फ़ोन चलाते हो या शाम को, दिन में आप फ़ोन की तरफ ज़्यादा मत देखिए, और जो है हुँ। सोशल मीडिया अवॉइड कीजिए, क्योंकि 2 3 घंटे आपके आपके कम से कम, एक एवरेज पर्सन के 2 3 घंटे दिन में फ़ोन में ही वेस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहाँ यहाँ, ये आप डिलीट करिए अपना, मतलब अनइंस्टॉल कीजिए अपने ऐप्स, और आप जो भी फोकस करें डिस्ट्रैक्शन खाली है। पढ़ाई पे। ओके, ओके, जी ठीक। जी। तो और खाली आप ये सोर्सेज को कंसल्ट करिए इंशाल्लाह। जो भी मैंने सोर्सेज यहाँ पे बोले हैं, ये जो मतलब मैंने खुद पढ़ा है इन सोर्सेज से। हो सकता है आपके कुछ ओके। और भी, मतलब मैं ये नहीं हुँ, कहता कि हुँ, अटल फैसला है कि हुँ। मेरा आप यही पढ़ो, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने हर देखा एक है की जो अपनी-अपनी बाकी स्ट्रैटेजी, टीचर्स, हर एक के, हाँ। हुँ, हुँ, हाँ, बिल्कुल। जो बाकी टीचर्स प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से जो मैंने बेस्ट जैसे सोर्सेज है जेके में, जैसे जो एक। इससे पहले बिल्कुल, जैसे कि इससे पहले मैंने एक भाई अपने भाई इलाही महफूज का इंटरव्यू लिया था। शायद आप आई डोंट नो आपने देखा होगा वो नहीं। मैंने उनका एक पॉडकास्ट किया था जिसमें इलाही महफूज ने वीएलडब्ल्यू का एग्जाम भी क्वालिफाई किया था और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम भी उन्होंने क्वालिफाई किया है एंड फाइनली ही हैज ज्वाइंड एज फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट और वो अभी जी जी जॉब भी कर रहे हैं। तो जी। जो इलाही इलाही महफूज महफूज। भाई से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने अपनी तरह का, उनकी अपनी जर्नी रही है। कहने का मतलब ये है कि उनकी अपनी जर्नी रही है, आपकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जी जर्नी जी है। तो जी जी जी। आप मतलब आपने अपनी जर्नी शेयर की, हम ये जर्नी अपने भाई लोगों के साथ, अपने दोस्तों बहनों के साथ शेयर करेंगे सो दैट उनको कुछ सीखने को मिले। बाकी मेरे भाई, मैं अपनी तरफ से कुछ चीजें यहाँ पे जो है वो रिकमेंड करना चाहूंगा एस्पिरेंट्स को। जी जैसे आपने सोर्सेज कहे, सोर्सेज का ये है कि बशारत भाई, मैं एक तरह का सोर्स बता सकता हूँ, आप अपने तरह की सोर्स बता सकते हो, कोई और अपनी तरह का सोर्स बता बता सकता है। जी जी कैंडिडेट्स को क्या करना है कि मल्टीपल
मल्टीपल चीजों को देखना है, एनालिसिस करना है कि भाई कौन आदमी क्या सोर्स बता रहा है। मिसाल के तौर पर 4 से 5, 8 से 10 टॉपर्स हैं, उनके सारे जी सोर्सेज को एक लिस्ट तैयार करनी है कि भाई ये क्या क्या सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, और उनमें से फिर कॉमन चीजें देखनी है, कॉमन क्या क्या है इन्होंने जो कॉमन यूज किया है। उसके बाद फिर अपनी भी एक स्ट्रेटेजी बनानी है, अपने भी एक सोर्सेज फॉलो करने हैं। ठीक है, जी ये जी मेरी एक पर्सनल सजेशन रहेगी बशारत भाई एस्पिरेंट्स के लिए। तो जी, वो तो सही है। और जो हम्म, बेसिकली एक एक जो एक पीछे से एक फोर्स होता है ना, एक प्रिकिंग, मतलब प्रिकिंग पॉइंट होता ड्राइविंग है एक फोर्स। इंसान का। हाँ जैसे हाँ एक ड्राइविंग फोर्स ही आप कहिए, जैसे इलाही महफूज का मैंने भी एक पॉडकास्ट सुना था। उसने उस पॉडकास्ट में एक बात कही थी, मुझे उस बात से भी हाँ मोटिवेशन मिली। उसने कहा था हाँ कि जो जंग हमारे पेरेंट्स हार गए थे, मैं नहीं चाहता कि मैं भी वो जंग हार जाऊं। शायद आपको हार याद जाओ। हो या ना हो। जी। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल मेरे भाई, उन्होंने ये बिल्कुल। बात कही थी, ये बात जो है मुझे स्ट्राइक करी उस टाइम पे। हालांकि मतलब मेरे जो दोनों पेरेंट्स है वो एम्प्लॉयड है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसने जो है, जो अपनी एक दास्तान ना, इस एक एक जुमले में सारी अपनी कंडीशन बता दी कि मतलब हाँ कितनी कितनी स्ट्रगल उसने की है। कि जो हमारे बिल्कुल। पेरेंट्स हैं, शायद मतलब उनके पास शायद गवर्नमेंट जॉब ना हो, या वो कहीं मतलब अच्छे से सेटल ना हो पाए हो अपनी लाइफ में। तो हम्म, कहीं ना कहीं उसने अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल को अपने जहन में रख के जो है तैयारी की थी। तो इसीलिए बिल्कुल मैं कहता बिल्कुल। हूँ हर किसी के पास एक ड्राइविंग फोर्स होता है। कोई अपनी पेरेंट्स की तरफ देखता है, कोई अपनी फैमिली की तरफ देखता है, कोई अपनी सोसाइटी की तरफ देखता है। एक ना एक ड्राइविंग फोर्स तो होता ही है। मतलब हाँ एक एक बिल्कुल एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए एक जिंदगी, एक इंसान की जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे एक भाई जिन्होंने अभी रिसेंटली JKSSB पटवारी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। न सिर्फ क्वालिफाई किया है बल्कि इन्होंने JKSSB पटवारी में रैंक बहुत अच्छा हासिल किया है, रैंक 14 है इनका। तो इनकी ज़ुबानी आपने सुना, इनकी स्ट्रेटजी, इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या इन्होंने स्ट्रेटजी अपनी अपनाई। और अब देखिए यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप पिछले 3 या 4 साल से एग्ज़ाम मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं और यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, यू आर नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ, तो वैसे सिनेरियो पे, वैसी सिचुएशन पे मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि आप ऐसा करें कि आप मॉक टेस्ट परचेज करें, मॉक टेस्ट सीरीज़ परचेज करें CGL लेवल की। वो आपको मल्टीपल सोर्सेज पे मिलेगी, आपको टेक्स्ट बुक की मिलेगी, आपको PW की भी मिलेगी आपको, ठीक है। इसी तरह से PW SSC का जो कराते हैं वो भी मिलेगी आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन सोर्सेज हैं जिनसे आपको ये मॉक टेस्ट मिल सकती हैं। तो आप मॉक टेस्ट परचेज करें, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट दें, इंग्लिश का टेस्ट दें, रीजनिंग का टेस्ट दें, इंग्लिश मतलब GK का टेस्ट दें, मैथ्स का टेस्ट दें। तो सब्जेक्ट वाइज जब आप टेस्ट देंगे तो उसी हिसाब से, उसी से जो है वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी यार, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जिन लोगों ने अभी तैयारी स्टार्ट की है या जो कर रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मुझे लगता है आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। बाकी अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट सेक्शन दिया गया है, आप कमेंट सेक्शन अपने ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार करें। आप ज़रूर अपना कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।